अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय है और ये नई दिल्ली में है। इसके द्वारा जो दिया गया निर्णय है वो अंतिम होता है। इसके निर्णयों के विरुद्ध कहीं भी किसी और न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। मान लीजिए आपने देखो, पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप स्टेट लेवल पर गए हो, फिर आप सेंट्रल लेवल पर गए हो। सेंट्रल लेवल से भी ज़रूरी नहीं है कि आपका सेटिस्फेक्शन है, लेकिन आप बैक नहीं आ सकते फिर पीछे कि आप दोबारा फिर स्टेट में चले जाएंगे या फिर डिस्ट्रिक्ट में चले जाएंगे। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वो अंतिम होता है और ये हमारा नई दिल्ली में है। भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ पर 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि पहले से ही प्रिंटेड है। तो अब 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो इसके अधीन है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ही इनका भी फैसला करता है। इसके द्वारा दिए गए फैसले पर केवल दया याचिका राष्ट्रपति के पास भेजी जा सकती है, कि राष्ट्रपति ही सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दे दिया उसके प्रति थोड़ा चेंज कर सकता है। उसे मानना या मानना उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो अब हम पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय की रचना, कि इसमें क्या क्या है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा कलकत्ता में की गई थी। कहाँ की गई थी? यानी कि पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जब ब्रिटिश राज था तो कलकत्ता में की गई थी, जिसे उन्होंने दिल्ली को देश की राजधानी बनाने के बाद सन 1911 में नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया था। आपने अगर अपने अच्छे मार्क्स लेने हैं तो आप ये सारा कुछ लर्न करेंगे कि पहले कहाँ था। तो पहले कलकत्ता में था, उसके पश्चात 1911 में, क्योंकि उस टाइम दिल्ली राजधानी की घोषणा हुई थी 1911 के अंतर्गत। और दिल्ली हमारी, क्योंकि पहले कलकत्ता थी, पहले राजधानी कौन सी थी? कलकत्ता थी। तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ था? कलकत्ता में। फिर राजधानी 1911 में दिल्ली में बना दी गई, तो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट बना। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। तो संविधान के अनुच्छेद 124 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो यानी कि सर्वोच्च न्यायालय कब बना था? 26 जनवरी 1950 को। आरंभ में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश थे। यानी कि जब सर्वोच्च न्यायालय बना 26 जनवरी 1950 को अनुच्छेद 124 के अनुसार, तो इसमें एक मुख्य न्यायाधीश था और उसके अधीन अन्य, उससे नीचे जो अधिकारी थे, न्यायाधीश थे, वो 7 थे। हीरालाल जे कानिया ये न्यायाधीश है। आज़ाद भारत में सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे। तो पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था हमारा? हीरालाल जे कानिया। परंतु अनुच्छेद 124 के अंतर्गत भारतीय संसद को इसके न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति प्रदान की गई है। यानी कि संसद चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय में संख्या को बढ़ा सकती है, न्यायाधीशों की संख्या को। पहली बार इसके न्यायाधीशों की संख्या 1956 में 8 से बढ़ाकर 10 कर दी गई, 1960 में 14, 1970 में 18, 1986 में 18 से बढ़ाकर 26 कर दी गई, 2008 में 26 की बजाय 31 कर दी गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश हैं। क्योंकि मैं आपको वर्तमान के बारे में बता रही हूँ कि वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। इसके अतिरिक्त तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति भी एक निश्चित समय के लिए की जा सकती है। तदर्थ न्यायाधीश के बारे में मैं बताऊंगी आपको कौन से न्यायाधीश होते हैं, क्योंकि है ना, ये तदर्थ न्यायाधीश एक वैसे ही थोड़ा सा डिफाइन कर देती हूँ, बाद में इसके बारे में अच्छे से बताऊंगी। तदर्थ न्यायाधीश वो होते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में काफ़ी काम बढ़ चुका है और उस काम को निपटाने के लिए तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति उस टाइम की जाती है, तो उनको बोलते हैं ये। वर्तमान में ये कह रहे हैं कि दीपक मिश्रा, लेकिन अब दीपक मिश्रा नहीं हैं। 50वें नंबर के न्यायाधीश आ चुके हैं
धनंजय चंद्रचूड़। तो इस टाइम हमारा न्यायाधीश कौन है? धनंजय चंद्रचूड़। और आप प्रेजेंट का ही लिखोगे, ये पहले वाले नहीं लिखने हैं। एक आप फर्स्ट लर्न करोगे, एक आप जहां अब चल रहे हो एट प्रेजेंट वो आप लर्न करोगे। ये मैंने आपको कॉपी में लिखवा रखा है कि धनंजय चंद्रचूड़ 50वें नंबर के हमारे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। आगे है न्यायाधीशों की नियुक्ति कि न्यायाधीशों की नियुक्ति किस तरह से होती है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को दिया गया है। यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश भी और अन्य न्यायाधीश भी, तो उनकी नियुक्ति कौन करेगा? उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। तो कौन करेगा उनकी नियुक्ति? राष्ट्रपति। जब मोस्टली नियुक्ति के बारे में बात आती है तो आप राष्ट्रपति को ही करोगे, क्योंकि प्रधानमंत्री, राज्यपाल, कैग, इन सब की नियुक्ति यही करता है। क्योंकि भारतीय संविधान निर्माता न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण रूप से विधान पालिका और कार्यपालिका के अनावश्यक हस्तक्षेप से बचाना चाहते थे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर की जाती है। यानी कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए देखा जाता है कि कौन वरिष्ठ है, तो उसकी नियुक्ति की जाएगी। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में 28 अक्टूबर 1998 के सर्वोच्च न्यायालय के 9 जजों की खंडपीठ के फैसले को ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उस न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों से परामर्श अवश्य लेगा। ये सभी न्यायाधीश जिसके नाम की सिफारिश राष्ट्रपति से करेंगे, उन्हें वह अन्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त करेगा। परंतु यदि नामों पर विचार के समय 4 में से कोई 2 न्यायाधीशों की राय भिन्न है तो ऐसी सलाह राष्ट्रपति को नहीं दी जाएगी, बल्कि सभी की सहमति से नाम तय करके राष्ट्रपति को भेजे जाएंगे। कहने का अर्थ ये है कि जो सर्वोच्च न्यायालय देखो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति कर देगा। हो गया नियुक्त वो तो वरिष्ठता के आधार पर। फिर क्या करेंगे कि जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है और उस न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश, उनसे परामर्श लेता है। अगर कोई भी उन चारों में से 2 सहमत नहीं होते हैं तो राष्ट्रपति के पास उनकी लिस्ट नहीं भेजी जाती कि आप इनको नियुक्त करें। तो अपना फैसला अच्छी तरह से करके फिर राष्ट्रपति के पास लिस्ट भेजते हैं कि आप इन न्यायाधीशों की नियुक्ति करें। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और बाकी अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करता है। तो वह हम योग्यताएं पढ़ेंगे कि क्या क्या योग्यताएं हैं कि लग कौन सकता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश कौन बन सकता है। तो उसके लिए कुछ एक शर्तें हैं, जैसे हमें जॉब लगने के लिए कुछ क्वालिफ़िकेशन होनी ज़रूरी है, तो वैसे ही सर्वोच्च न्यायालय के लिए भी क्वालिफ़िकेशन ये होनी ज़रूरी है। एक तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा कम से कम 5 वर्ष तक किसी एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। जैसे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश उसको बनना है तो वह स्टेट लेवल पर उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो। तीसरा पॉइंट है वह लगातार एक या एक से अधिक न्यायालयों में 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो। और राष्ट्रपति की दृष्टि से में एक अच्छा विधिवेता कौन होता है, यानी कि उसे कानूनों का ज्ञान होना चाहिए, उसे नियमों का, रूलों का ज्ञान उसको होना चाहिए। अगर राष्ट्रपति की दृष्टि में वो विधिवेता है, कानूनों को जानने वाला है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में चुना जा सकता है। आगे हैं इसके वेतन और भत्ते कि जो सर्वोच्च न्यायालय को है कितना वेतन मिलता है, क्या उसको भत्ते मिलते हैं, उसके बारे में है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2.80 लाख और अन्य न्यायाधीशों को 2.50 लाख
मासिक वेतन मिलता है। इसके अतिरिक्त उन्हें निःशुल्क निवास स्थान तथा अन्य भत्ते भी मिलते हैं। यानी कि जो निवास स्थान उसे मिलेगा वो बिल्कुल निःशुल्क होगा। उन्हें यह वेतन भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। यह एक ऐसी निधि है जो संसद के मतदान क्षेत्र से बाहर होती है। वित्तीय संकट के अतिरिक्त इनके वेतन को घटाया नहीं जा सकता। जैसे राष्ट्रपति 3 तरह के संकटकालीन स्थिति में घोषणा कर सकता है आपातकाल की, तो 360 में वित्तीय संकट आता है। तो अगर वित्तीय संकट आ जाता है तो उसके अकॉर्डिंग बस इनकी मासिक पेंशन को, मासिक सैलरी को घटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। और एक बार अगर ये रिटायर हो जाते हैं तो रिटायर के बाद भी इनको पेंशन दी जाती है। अब हम करते हैं इसकी पद की शपथ। जब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो चुकी है तो वो अपने पद के प्रति शपथ लेता है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त अन्य अधिकारी के द्वारा भारत के संविधान के प्रति निष्ठा, पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। अन्य न्यायाधीशों को नियुक्त मुख्य न्यायाधीश के द्वारा पद की शपथ दिलवाई जाती है। तो नेक्स्ट इसमें हम और करेंगे। तो हमने इसमें सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ा कि सर्वोच्च न्यायालय हमारा दिल्ली के अंदर है। 26 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी। एक मुख्य न्यायाधीश है और 7 अन्य न्यायाधीश हैं। अनुच्छेद 124 में इनके बारे में वर्णन किया गया है। कुछ योग्यताएं इनके बारे में बताई गई हैं कि भारत का नागरिक होना चाहिए, उसको किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो या फिर 10 वर्ष तक लगातार किसी उच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में वकालत वो कर चुका हो। और फिर है कि राष्ट्रपति की दृष्टि में विधिवेता होना चाहिए, कानूनों को जानने वाला होना चाहिए। इनको जो वेतन और भत्ते हैं रिटायरमेंट के बाद भी मिलते हैं। केवल वित्तीय संकट के समय राष्ट्रपति इनके मासिक वेतन को कम कर सकता है। ओके।